हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैसूरी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो गाइस, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में गाइस हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट्स की, वो गाइस वो जो पीरियोडिक टेबल है वो बनी किस तरीके से थी, कौन कौन सा साइंटिस्ट थे। बहुत सारे गाइस इस पीरियोडिक टेबल को, ऐसा नहीं है कि एक ही साइंटिस्ट ने पूरा बना दिया, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हमारे आए थे। उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपने अलग अलग तरीके के रूल्स बताए और बहुत सारी अलग अलग तरीके की उन्होंने बातें बताई कि पीरियड टेबल हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में गाइस हमें सिंपली उसी के बारे में पढ़ना है कि पीरियड टेबल को किस किस साइंटिस्ट ने किन किन बेसिस पे बनाया था। तो देखिए, सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे डॉबिनाइनर, या उनका जो हम एक रूल बोल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं डॉबिनाइनर ट्रेड। तो देखिए guys, ये जो डॉबिनाइनर ट्रेड थे, सबसे पहली बात, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे या फिर जर्मन एक केमिस्ट थे। तो गाइस, इन्हें हम डॉबिनाइनर ट्रेड की बोलते हैं। इन्होंने गाइस क्या किया था, एक हमारा जो डॉबिनाइनर ट्रेड थे, इन्होंने क्या करा था गाइस, 1817 में अपने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक तीन तीन एलिमेंट के एक ग्रुप बनाए। इन्होंने क्या करा, डॉबिनाइनर ट्रेड, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रेड। तो गाइस, इन्हें हम डॉबिनाइनर ट्रेड को बोलते हैं। डॉबिनाइनर गाइस इनका नाम था, और जो इनके नेम के आगे हम ट्रेड लगाते हैं उसका मतलब है डॉबिनाइनर ने गाइस तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था। मतलब तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, बाकी तीन एलिमेंट का एक दूसरा ग्रुप बनाया। तो गाइस, वो जो तीन एलिमेंट का एक ग्रुप इन्होंने बनाया था, ये उसी ग्रुप को क्या बोलते थे, ट्रेड। इसलिए गाइस हम इसे क्या बोलते हैं, डॉबिनाइनर ट्रेड। मतलब जो इन्हों के तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप था, उस ग्रुप को क्या बोलते थे हम, ट्रेड। तो देखिए गाइस, इन्होंने उस ग्रुप में क्या करा था कि जैसे मान लीजिए इन्होंने एक रूल दिया था कि अगर हम तीन एलिमेंट लें और उन्हें हम क्या करें, उनके एटॉमिक मासेस के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। एटॉमिक मासेस के बेसिस पे मतलब गाइस, मान लीजिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, ए, बी और सी। मान लीजिए गाइस, पहले का जो हमारा एटॉमिक मास है वो 24 है, बी वाले का जो हमारा एटॉमिक मास है वो 25 है, और सी वाले का एटॉमिक मास हमारा 26 है। तो मान लीजिए गाइस, ये जो तीनों है, ये हमारे तीनों क्या है, डॉबिनाइनर जो हमारे साइंटिस्ट है, इन्होंने जो तीन एलिमेंट लिए थे, मतलब ये एबीसी क्या है, हमारे ट्रेड। और हमने इन्हें क्या करा, डॉबिनाइनर ने कहा था कि इन तीनों एलिमेंट को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे लगाना है। और किस चीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, इनके एटॉमिक मासेस के। तो मान लीजिए गाइस, ए वाले का एटॉमिक मास 24 है, बी वाले का 25 और सी वाले का 26। तो गाइस, इन्होंने कहा था कि जब हम ऐसा करेंगे, मतलब तीन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो गाइस क्या होगा, जो बीच वाला एलिमेंट है, मतलब ये जो बी वाला एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास होगा हमारा, मतलब इसका जो हमारा एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा, सी वाले और ए वाले का जो अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब गाइस, ए और सी, मतलब ए को और सी को जोड़ा और उसे टू से डिवाइड कर दिया, इसे बोलेंगे गाइस इसका हम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऐसी गाइस एक ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको 11th 12th की मैथ्स में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अभी गाइस हम अर्थमेटिक मीन समझ लेते हैं। मतलब हमने क्या करा, इन दोनों एलिमेंट को जोड़ा, और जितने एलिमेंट को भी हमने जोड़ा उतने से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट को जोड़ा, इसलिए दो से डिवाइड करा। अगर तीन एलिमेंट को हम जोड़ते तो यहाँ पे तीन से डिवाइड होता। तो देखिए गाइस, ये इसका अर्थमेटिक मीन है। मतलब अगर हम बी का एटॉमिक मास डॉबिनाइनर ट्रेड के हिसाब से निकाले, तो क्या होगा, मतलब जो हमारा बी का एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से बी का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो डॉबिनाइनर का यही कहना था कि हम तीन एलिमेंट को लेंगे और जब हम उन्हें उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इनका जो एटॉमिक मास है गाइस, अगर हम देखें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब 24, 25 और 26, ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो डॉबिनाइनर ने यही कहा था कि जब हम उन तीनों एलिमेंट को इस बेसिस पे लगाएंगे, तो क्या होगा, बीच वाले का जो एलिमेंट का, मतलब मिडल वाला जो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, जो साइड वाले दोनों एलिमेंट होंगे, मतलब एक, और जो अदर टू एलिमेंट है, मतलब उन दोनों के एटॉमिक अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा।
तो गाइस हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा जो लिथियम है इसका एटॉमिक मास 7 है। और जो हमारा पोटेशियम सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का 39। तो देखिए गाइस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 7, 23 और 39। तो देखिए गाइस, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारे कैसे हैं, सारे एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो अगर हम डॉबी के हिसाब से हम मान लीजिए बीच वाले का, मिडल वाले का मतलब सोडियम का अगर हम एटॉमिक मास निकालें तो वो क्या आना चाहिए, लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास अपॉन 2। तो गाइस यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि डॉबी ट्रेड जो था वो सही था या नहीं। तो देखिए गाइस, 39 पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस लिथियम का एटॉमिक मास 7/2। तो ये कितना हो जाएगा गाइस हमारा, ये हमारा हो जाएगा गाइस 46/2। तो देखिए गाइस, अगर हम इसे काटें तो 23 आ रहा है, मतलब जो हमारा सोडियम का मास है वो हमारा क्या आ रहा है 23। एकदम करेक्ट आंसर आया गाइस हमारा डॉबी ट्रेड के हिसाब से। अगर हम देखें इसका एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। देखिए, जैसे हम सेकंड एग्जांपल में ले लेते हैं हमारा कैल्शियम, एसआर और बेरियम। तो देखिए गाइस, इसका जो कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होगा हमारा 40, इसका एटॉमिक मास 88 और इसका एटॉमिक मास 137। तो गाइस फिर से अगर हम देखें, हम इन्हें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले कैल सी ए, फिर एस आर और बी ए, इनका एटॉमिक मास हमारा क्या हो जाएगा 40, 88 और 137। तो देखिए गाइस, सभी जो हमारे एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें अगर हम देखें मिडल वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए हमारा, सी ए प्लस बी ए, मतलब कैल्शियम प्लस बैरियम अपॉन 2। तो देखिएगा, इस कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और इसका 137/2। तो देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 177/2, जो कि हमारा होता है 88.5। अगर हम एस आर का एटॉमिक मास देखें तो हमें यहाँ पर पता है 88 है, लेकिन हमारे पास क्या है 88.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो एस आर का जो एटॉमिक मास है वो क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी हमारा जो एटॉमिक डॉमिनेटेड ट्रेड था वो पूरी तरीके से लागू हो रहा है। अब बात कर लेते हैं गाइस कि सभी एलिमेंट पे लागू होता है नहीं, मतलब इसकी कोई लिमिटेशंस है या फिर नहीं है। तो देखिए गाइस, इसकी भी हमारी लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन पढ़ देते हैं क्या क्या है। लिमिटेशन ऑफ डॉबिराइनर ट्रेड। तो देखिए गाइस, मान लीजिए हमने इस बार एलिमेंट लिए हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। तो गाइस, अगर हम यहाँ पर अपना डॉमिनेटेड ट्रेड लगा के देखें तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होना चाहिए, सी ए प्लस H/2, मतलब कैल्शियम और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अपॉन 2। तो गाइस, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1/2। तो ये गाइस हमारा आएगा 41/2, जो कि हमारा हो जाएगा 20.5 के आसपास कुछ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास देखें तो डोमिनेटेड रेट के हिसाब से हमारा 20.5, और उसका जो नॉर्मल एटॉमिक मास होता है वो होता है 27। मतलब यहाँ पे जो हमारा डोमिनेटेड रेट है वो अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब ये भी क्या है, इस तरीके से इसकी लिमिटेशन है कि ये जो हमारा लॉ था गाइस, इसकी लिमिटेशन हमारी यही है कि ये जो हमारा डोमिनेटेड ट्रेड था या फिर ये जो लॉ था ये सिर्फ हमारे जो शुरू के 9 एलिमेंट थे, मतलब इन 9 एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होता था। 3 एलिमेंट तो ये हो गए, Li, Na और K। बाकी कैल्शियम और बैरियम, और जो बाकी के 3 एलिमेंट है गाइस, वो बाकी के 3 एलिमेंट थे हमारे Cl, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक मास होता है हमारा 35। अगला एलिमेंट है हमारा गाइस ब्रोमीन, इसका एटॉमिक मास होता है हमारा 80। और इसके बाद है हमारा आयोडीन, जिसका हमारा एटॉमिक मास होता है गाइस 120।
7। तो यहाँ पे भी अगर हम ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकालें तो वो क्या आएगा, क्लोरीन प्लस आयोडीन अपॉन 2। तो देखिए गाइस 35 प्लस 127 अपॉन 2। तो ये भी गाइस हमारा अप्रोक्सीमेटली 81 के आसपास आ जाता है, जो हमारे ब्रोमीन के मतलब 80 के हल्का बहुत अप्रोक्सीमेटली है। तो गाइस ये जो हमारा डोमिनाइट ट्रेड था सिर्फ इन 9 एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होता था। 3 एलिमेंट ये और बाकी के जो 6 एलिमेंट है, बस गाइस इन्हीं 9 एलिमेंट को छोड़ के ये जो हमारा लॉ है ये किसी भी बाकी अदर एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता। तो यही गाइस इसकी एक लिमिटेशन है। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन की डोमिनाइट ट्रेड की जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या थी, तो गाइस आप वहां पे लिख सकते हो कि वो जो लॉ था सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल था, बाकी किसी अदर एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था। अब गाइस हम बात करते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट के बारे में, या फिर जो हमारा अगला लॉ है जिसका नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। तो देखिए गाइस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो गाइस हमारे जो न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये हमारा क्या था गाइस, इस लॉ में जनरली हमें इन्होंने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इनका भी एक तरीके से जो हम बेस देखें वो वही था जो डॉबिनाइनर का था। मतलब इन्होंने भी क्या करा था, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज करा था, वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले, अगर बी का एटॉमिक मास ज्यादा तो बी बाद में, और सी का उससे ज्यादा तो सी बाद में। मतलब एटॉमिक मास इन्होंने कैसे दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करा इन्होंने, एलिमेंट्स को अरेंज करा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा हर एक 8वां एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगी। मतलब मान लीजिए गाइस हमने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो मान लीजिए गाइस ये जो 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिखा है ये एटम्स है, वो एलिमेंट्स है, और इन सब का क्या है, अपना अलग अलग मास है। मतलब जो हमारा 1 है इसका मास अलग है, 2 का मास अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है। इन सभी एलिमेंट का मान लीजिए गाइस मास अलग अलग है, लेकिन है कैसा, सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब 1 का अगर मास हम 1 माने तो 2 का इससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 3 हो गया। और 3 वाले का मतलब ये सारे के सारे एटॉमिक मास कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। मतलब 1 से लेके 10 तक ही हमारे एलिमेंट थे, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज थे। तो गाइस इनके लॉ ने कहा था कि जो हमारा हर एक 8th एलिमेंट आएगा, मतलब जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे, वो भी अरेंज कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब पहले वाला जिसका एटॉमिक मास छोटा है उसे पहले रखा, जिसका मास बड़ा है उसे बाद में रखा। तो जब हम एलिमेंट को ऐसे अरेंज करेंगे तो जो हर एक 8th एलिमेंट हमारा आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका कहना था कि जो हर एक 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सिमिलर होगी उस फर्स्ट वाले एलिमेंट जैसे। मान लीजिए गाइस इसे आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो गाइस देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे दिखेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल, एस आई पी। तो देखिए गाइस अगर हम इसे हमारी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो गाइस ये हमारे हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दिया। और सारे एलिमेंट्स कैसे अरेंज है, सबका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम है, लिथियम का ज्यादा, बेरिलियम का उसके ज्यादा, बोरॉन का उससे ज्यादा, कार्बन का उससे ज्यादा। तो गाइस ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है अपने एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो गाइस इन्होंने कहा था कि जो हर एक 8th एलिमेंट आएगा, मतलब अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8th, मतलब ये जो फ्लोरीन है इसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाइड्रोजन के इक्वल। तो गाइस ऐसा होता भी है हमारा कि न्यूटन ऑक्टेव के लॉ के अनुसार कि जो हमारा फ्लोरीन होता है उसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम एज होती है जो हमारी हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज शो करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम के हिसाब से देखें तो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लिथियम के हिसाब से देखें तो 8th एलिमेंट हमारा आ रहा है गाइस यहाँ पे सोडियम। और ये एकदम सही बात है गाइस, जो हमारा सोडियम होता है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी लिथियम से मैच होती है।
ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे बेरिलियम के हिसाब से देखेंगे तो एर्थ एलिमेंट हमारा मैग्नीशियम आएगा। इन दोनों की प्रॉपर्टी गाइस हमारी एकदम सेम मैच करती है। तो लेकिन गाइस ये ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा लॉ है सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है। मॉडर्न पीरियड टेबल गाइस ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट ने एक रात में एक छोटी सी खोज करी और उसे बना दिया। उसे बनाने में गाइस बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी मेहनत की थी। तो गाइस देखिए इनका जो लॉ बना था ये लॉ भी कुछ शुरू के कुछ एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था। उसके बाद ये लॉ भी हमारा फेल हो गया। कुछ सालों तक लोगों ने इस लॉ को ठीक माना। इन्होंने जो पीरियड टेबल बनाई थी उसे ठीक माना गया, लेकिन जैसे ही दूसरे साइंटिस्ट ने इन्हें जो इसकी लिमिटेशंस बताई, इस इन्होंने जो पीरियड टेबल बताई हमें दी थी उस समय, उन लोगों ने धीरे धीरे उसको यूज करना भी बंद कर दिया। क्योंकि गाइस जो इन्होंने लॉ बताया था वो लॉ सिर्फ शुरू के कुछ एलिमेंट तक एप्लीकेबल था। उसके बाद के एलिमेंट्स में एप्लीकेबल वो नहीं था। तो गाइस इसकी जो हमारी लिमिटेशंस है वो हम एक बार पढ़ देते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव की हमारी लिमिटेशंस क्या है। तो गाइस पहला जो हमारा ये लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। मतलब इस कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते थे ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होता था। तो देखिए गाइस दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टिल कैल्शियम। इसकी जो दूसरी लिमिटेशन थी गाइस वो ये थी कि इन्होंने ऐसा कहा था कि जो हमारे 56 एलिमेंट है सिर्फ वही हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 56 से एक भी एलिमेंट ज्यादा नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन गाइस आज हम सब जानते हैं कि हमारी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके अंदर टोटल ही 118 एलिमेंट्स हैं और उससे ज्यादा भी अभी खोजे जा रहे हैं। मतलब इनकी ये बात भी एक गलत थी कि इन्होंने क्या कहा था सिर्फ 15 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते। He said that there are only 56 elements exist in nature, but as we know that today more than 118 elements are present। मतलब गाइस इनकी दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने कहा था कि सिर्फ जो हमारे 56 एलिमेंट है वही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन गाइस ये इनकी गलत बात थी। आज हम सबको पता है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब 56 एलिमेंट ही नेचर में प्रेजेंट नहीं थे, 56 एलिमेंट से भी ज्यादा एलिमेंट्स हमारे नेचर में प्रेजेंट थे। तो गाइस ये भी इन्होंने एक गलत बात कही थी जो उस समय लोगों ने बात धीरे धीरे करके लोगों की समझ आई, फिर उन्होंने इनकी पीरियड टेबल को यूज करना बंद कर दिया था। और इन्होंने क्या करा था गाइस, ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकिल इन सेम प्लेस। गाइस देखिए जो हमारे कोबाल्ट और निकिल है वो तो अलग अलग एलिमेंट है, उन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो इस हिसाब से उन दोनों को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए पीरियडिक टेबल के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या करा था, जो अपनी पीरियडिक टेबल बना के उस समय लोगों को दिखाई दी, उन्होंने उसमें इन्होंने क्या करा था कि जो कोबाल्ट और निकिल थे इन्होंने इन दोनों एलिमेंट्स को एक सेम ही बॉक्स के अंदर मतलब एक सेम पोजीशन दे रखी थी कि जो पोजीशन कोबाल्ट की है उस पीरियडिक टेबल में वही सेम पोजीशन निकिल की भी थी। तो गाइस इससे भी एक कंफ्यूजन हो जाती थी कि अगर मान लीजिए इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए इन्होंने कोबाल्ट और निकिल को दी थी 15th पोजीशन। ऐसा था नहीं गाइस, एक एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि इन्होंने दी थी 15th पोजीशन। और मान लीजिए अगर कभी ऐसा होता कि आपसे पूछा जाता कि 15th एलिमेंट कौन सा या पीरियड टेबल में 15th पोजीशन किस एलिमेंट की है, तो वहां पे बताना मुश्किल हो जाता था कि उस समय कोबाल्ट की बात हो रही है या फिर निकिल की बात हो रही है। क्योंकि गाइस कोबाल्ट और निकिल दोनों का इनके काम करने का बेस क्या था, एटॉमिक मासेस के बेस पे इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करा। और कोबाल्ट और निकिल दोनों का एटॉमिक मास क्या होता है गाइस, अलग अलग होता है। तो इन्हें एटॉमिक मास के बेस पे इन्हें अरेंज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी गाइस इन्होंने क्या करा, कोबाल्ट और जो निकिल था उसे एक ही इन्होंने जो हमारा कॉलम था उसके अंदर डाल दिया।
इस कारण इन्होंने जो पीरियड टेबल थी गाइस, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस लोगों ने फाइंड आउट की, और इनकी पीरियड टेबल की भी बहुत जल्दी लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, इनकी पीरियड टेबल भी बहुत जल्दी रद्द कर दी। तो गाइस इनकी लिमिटेशंस बताने के लिए भी बहुत सारे अलग साइंटिस्ट आए थे, और उन साइंटिस्ट ने भी गाइस अपने नए नए रूल्स बनाए थे पीरियड टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गाइस हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।